हेलो फ्रेंड्स, हम आईपीसी पढ़ रहे हैं और आईपीसी में हमने 2 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं। जिसमें हमने फर्स्ट वीडियोस के अंदर ये जाना था कि आईपीसी का बैकग्राउंड क्या होता है, आईपीसी का हिस्ट्री कहाँ से है, आईपीसी कहाँ से आया है, आईपीसी कब बना था। आईपीसी के अंदर हमने लॉ को समझा कि लॉ क्या होता है, विधि। हमने क्राइम को समझा, हमने ये समझा कि क्राइम के अंदर जो बेसिस एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। इसके बाद में हमने एक्टिस रिया मेंस रिया समझा, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एक्सक्यूजेबल, ये कुछ लैटिन मैक्सिम समझा। इसके बाद में हमने क्या समझा कि आईपीसी हमें क्या क्या दे रहा है। आईपीसी हमें पार्ट 3 दे रहा है, चैप्टर 23 दे रहा है और सेक्शन 511 दे रहा है। इसके बाद में हमने आईपीसी का क्लासिफिकेशन किया, जिसमें हमने आईपीसी को 3 पार्ट में बांटा और 3 पार्ट के अंदर हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा और जिसमें भी हमने पार्ट फर्स्ट का पूरा क्लासिफिकेशन किया और उसके अंदर हमने चैप्टर फर्स्ट को पढ़ा। चैप्टर फर्स्ट में हमने ये पढ़ा कि आईपीसी कब बना, कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। तो हमने ये भी देख लिया था कि आईपीसी पूरे भारत में अप्लाई होगा। इसके बाद में हमने चैप्टर 2 जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या कहता है हमें। चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशन, और इसका हमने पता जो एड्रेस था वो था 6252A। चैप्टर 2 डील्स करता है डेफिनेशन से। इसमें डेफिनेशन है और इन डेफिनेशन को आपको इस प्रकार से समझना है कि जो हमारा आईपीसी का कोड है उसके सेंस में ही समझना है, उसके परे नहीं समझना है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है। आपको जो डेफिनेशन कह रही है बस उतना ही समझना है, और वो भी किस सेंस में समझना है जो आपका आईपीसी कोड कह रहा है। जो आपका आईपीसी के अंदर जितने भी क्राइम है, जितने भी पनिशमेंट्स है, उन्हीं के सेंस में आपको डेफिनेशन समझना है। डेफिनेशन इट मीन्स जो आपको किसी भी वर्ड, किसी भी सेंटेंस का मतलब समझाता है, कोई भी इंफॉर्मेशन देता है, उसको हम क्या कहते हैं, डेफिनेशन कहते हैं। कि आपको कोई चीज़ समझ में आ गई है उसको हम डेफिनेशन कहते हैं। अब जो डेफिनेशंस, ये आपका जो पार्ट है, डेफिनेशंस में इतना कोई ज़रूरी तो है नहीं कि अपन इसको पढ़े, ये सब आप पढ़ सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है 6 से लेकर 52A तक वो हम आज डिस्कस करेंगे, और वो है आपका 34 to 38, जिसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट लायबिलिटी। जॉइंट मतलब जुड़ा हुआ है, मतलब एक से अधिक व्यक्ति हैं, और लायबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, एक से अधिक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। और ये हम जॉइंट लायबिलिटी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ते हैं, पर वो एक सिविल नेचर का था, और यहाँ हम क्रिमिनल पढ़ रहे हैं, आईपीसी पढ़ रहे हैं। तो जॉइंट लायबिलिटी किस सेंस में बात कर रहे हैं अपन, क्रिमिनल में बात कर रहे हैं अपन, कि कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस होता है उसमें जॉइंट लायबिलिटी बनती है। ठीक है, एक से अधिक व्यक्ति दोनों की लायबिलिटी बनती है। जॉइंट लायबिलिटी को हम ग्रुप लायबिलिटी भी बोलते हैं। एक से अधिक व्यक्ति मतलब ग्रुप बन गया आपका, कि यह 2 व्यक्तियों का ग्रुप था। कितने जने घूमने गए थे, 2 जने गए थे, ग्रुप बन गया आपका। जॉइंट लायबिलिटी, ग्रुप लायबिलिटी को हम कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया एक जॉइंट लायबिलिटी, जो इसका मीनिंग हो गया है कि जॉइंट लायबिलिटी हम किसको कहेंगे। अब जो जॉइंट लायबिलिटी है उसके अंदर पहला सेक्शन है आपका सेक्शन 34, जो डील करता है कॉमन इंटेंशन को लेकर। कॉमन मतलब कि बिल्कुल कॉमन है, और इंटेंशन 2 व्यक्तियों का जो इंटेंशन है वो कॉमन है किसी भी एक्टिविटीज़ को लेकर जिसका नेचर क्या है, क्रिमिनल है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन इंटेंशन कहते हैं। जब कोई 2 व्यक्ति या कहे कि एक से अधिक व्यक्ति, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, वो एक कॉमन इंटेंशन को लेकर कोई भी अपराध करते हैं, तो वो सभी व्यक्ति क्या होंगे, उसमें लायबिलिटी होगी, सभी व्यक्तियों की जिम्मेदारी होगी उसके अंदर। ये सेक्शन 34 कहता है आपको एक्ट डन बाय
several person furtherance of common intention। कोई भी एक्ट हुआ है एक से अधिक व्यक्ति के द्वारा कॉमन इंटेंशन को लेकर, तो क्या होंगे? ऑल आर लाइबल। जो भी एक्ट हुआ है उस एक्ट के लिए वो सभी व्यक्ति जिम्मेदार होंगे जिनका कॉमन इंटेंशन था। ठीक है, जैसे कि हम कुछ केसेस लो देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और यहाँ पे हम सेक्शन 34 को कंप्लीटली समझेंगे और आप सभी को समझ में भी आएगा। पहला केस अपन लेते हैं मुकुंद मुरारी वर्सेस एम्परर। इस केस में क्या होता है कि 5 व्यक्ति होते हैं। 5 व्यक्ति क्या होता है, बैंक के अंदर जाते हैं रॉबरी करने के लिए और अपने हाथ में, सभी के हाथ में क्या होती है? पिस्टल होती है। जब वो बैंक के अंदर जाते हैं या फिर कोई शॉप ले लो में आप जाते हैं रॉबरी करने के पर्पज़ से, तो वहाँ पे काफ़ी पब्लिक होती है और काफ़ी घमासान हो जाता है वहाँ पे। तो एक पब्लिक क्या करती है, किसी एक एक्यूज़ को पकड़ लेती है और पीटने लग जाती है। तो 4 व्यक्ति क्या करते हैं, उनमें से एक व्यक्ति शूट कर देता है, तो वहाँ पे एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो 4 व्यक्ति ये नहीं कहेंगे वहाँ पे कि हमने तो उसको मारा ही नहीं है, हम तो सिर्फ रॉबरी करने गए थे, हमारा मारने का कोई इंटेंशन था ही नहीं यहाँ पे। तो सभी व्यक्तियों का इंटेंशन क्या था? कॉमन था। और जो भी एक्ट हुआ है फिर भले ही, तो वहाँ पे क्या माना जाएगा आपका कि वहाँ पे आपका कॉमन इंटेंशन था और जो एक्ट हुआ है उस एक्ट के लिए ऑल पर्सन आर लाइबल। कोई भी एक व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मेरा इंटेंशन मारने का नहीं था, मेरा तो रॉबरी करने का था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं तो सिर्फ गया था वहाँ पे। ये एक्सक्यूज़ नहीं लिया जाएगा। या ये भी एक्सक्यूज़ नहीं लिया जाएगा कि मेरा एक्ट डिफरेंट था, मैंने कुछ किया ही नहीं। जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं एक और समझने के लिए इसको। ये आपका एक इम्पोर्टेंट केस है जो कि पहले भी आ चुका है आपके एग्जाम में। वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। इस केस में क्या हुआ, 2 व्यक्ति पोस्ट ऑफिस गए रॉबरी करने के लिए। ये दोनों व्यक्ति के पास में आर्म थी। एक व्यक्ति गेट पे खड़ा हो जाता है पोस्ट ऑफिस के मेन गेट के बाहर और निगरानी रखता है कि कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है, मतलब एक तरह से उसको प्रोटेक्ट कर रहा है कि जिससे दूसरे व्यक्ति आराम से रॉबरी कर ले। अब एक व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में घुस चुका है और पोस्ट मास्टर से ये कहता है कि भैया जितना भी पैसा है वो मुझको दे दे। यहाँ पे पोस्ट मास्टर मना कर देता है, वो उसको शूट कर देता है और जितना भी पैसा होता है ले आता है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति गेट पे खड़ा था बाहर, वो ये नहीं कह सकता है कि मैंने तो कुछ एक्ट किया ही नहीं है, मैं तो गेट के बाहर खड़ा था केवल। उस इंटेंशंस को लेकर दोनों व्यक्ति क्या होंगे, मर्डर के लिए लाइबल होंगे, क्योंकि हमने क्राइम की स्टेज पढ़ ली थी। पहले इंटेंशन होता है, फिर प्रिपरेशन होता है, फिर अटेम्प्ट होता है और फिर ऑफेंस कहेंगे अपन। तो यहाँ पे इंटेंशन उनका कॉमन था, प्रिपरेशन उन्होंने दोनों ने साथ में मिलकर करी और उसके बाद में उन्होंने अटेम्प्ट किया। तो ऑल पर्सन आर लाइबल फॉर दिस एक्ट। इस केस में जैसे कि हम एक और एग्जाम्पल लें, 3 इडियट्स मूवी का ले लेते हैं। 3 इडियट्स मूवी में क्या होता है कि जब आमिर खान और राजू फरहान कॉलेज के हॉस्टल के बाहर ड्रिंक कर रहे होते हैं और जब वो कहते हैं, उसको इंस्टिगेट करते हैं आमिर खान को कि तो करीना कपूर को प्रपोज नहीं कर सकता है, तो वो वहाँ पे प्रॉमिस करता है कि चलो मैं प्रपोज करता हूँ उसको जाकर। और जब वो अगर करता है तो राजू भी क्या करेगा, अपनी सारी रिंग्स निकाल के बाहर पटक देगा। और जो फरहान होता है उसके पास में एक पोस्ट होता है जिसको उसको किसी जानवर के स्टूडियो में सेंड करना था, वो भी वो करेगा। जब राजू, फरहान और आमिर खान साथ में जाते हैं वायरस के घर पे, तो जो फरहान होता है वो तो मेन गेट के बाहर खड़ा हो जाता है, जो राजू होता है वो उस रूम की जो खिड़की होती है वहाँ पे खड़ा होकर सिंगिंग कर रहा होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा होता है, और जो आमिर खान होता है
वो उसको करीना कपूर को प्रपोज करने जाता है। यहाँ पे तीनों एक्ट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, पर इंटेंशन क्या था उन तीनों का, कॉमन था। साथ में गए हैं तीनों के तीनों। तो अगर वहाँ पे कोई भी एक्ट होता है, कहने क्या सेंस है, एक एग्जाम्पल दिया है मैंने कि समझाने के लिए आपको, तो वहाँ पे ऑल पर्सन आर लाइबल होंगे। जैसे अपन ने अभी वीरेंद्र कुमार घोष का समझा कि एक व्यक्ति क्या था, पोस्ट ऑफिस के गेट के बाहर खड़ा था और एक अपराध कर रहा था। पर यहाँ पे हमने क्या बोला है, सेक्शन 34 क्या बोल रहा है कि दोनों ही पर्सन क्या होंगे, लाइबल होंगे उस अपराध के लिए। तो यहाँ पे भी जो राजू है, फरहान है, आमिर खान है, ऑल पर्सन आर लाइबल। जैसे कि अपन एक और एग्जांपल लेते हैं कि जो आपके कॉलेज का प्रोग्राम होता है, स्कूल का प्रोग्राम होता है, जिसमें आप डांस वांस ड्रामा करते हो कुछ, तो 10 जने ड्रामा कर रहे होते हैं, 10 में से 2 जने डांस कर रहे होते हैं, 2 जने सिंगिंग कर रहे होते हैं, 2 जने पेड़ बन के खड़े होते हैं कोने कोने के अंदर, ठीक है, कोई मूर्ति बन के खड़ा है। तो सबका यहाँ पे एक्ट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। पर जब वो ग्रुप जीत जाता है तो जो सर्टिफिकेट मिलता है वो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, साथ में किया है। इसलिए तो कॉमन इंटेंशन यही कहता है कि चाहे भले ही एक्ट डिफरेंट डिफरेंट हो, पर आपका इंटेंशन कॉमन है और आपने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, तो आप पर 34 अप्लाई होगा। हम कुछ कंडीशन समझ लेते हैं सेक्शन 34 की कि क्या क्या कंडीशन है। कंडीशन बोल सकते हो आप इसको, कंडीशंस है ये इसकी। एक्टिव पार्टिसिपेट मतलब आपका वहां पे फिजिकल, आप वहां पे पार्टिसिपेट होगे जहां पे क्राइम हो रहा है। प्री अरेंज प्लानिंग, आप जो प्लानिंग करोगे वो प्लानिंग पहले से करके जाओगे। आप जो भी व्यक्ति प्लानिंग कर रहे हैं किसी भी अपराध को करने के लिए। प्रायर मीटिंग्स ऑफ माइंड, तो यहाँ पे 34 की कंडीशंस ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपराध कर रहा है तो उसकी प्रिपरेशंस कर रहा है। एक कमरे में बैठे बैठे 4, 5, 10 व्यक्ति क्या कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशंस कर रहे हैं। प्रायर मीटिंग्स ऑफ माइंड, पूरी प्लानिंग कर ली है, सब ने एक दूसरे को बता दिया है कि भाई तू ये करेगा, तू ये करेगा। जैसे आंखें मूवी थी अक्षय कुमार की, अमिताभ बच्चन की, अर्जुन रामपाल, परेश रावल थे, तो उसमें क्या होता है, सभी का एक्ट डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है, सभी का एक्ट वहां पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। पर क्या करते हैं वो वहां पे बैंक में रोबरी करते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 34 अप्लाई होगा यहाँ पे। और यहाँ पे अमिताभ बच्चन क्या करता है, कुछ नहीं करता है वहाँ पे, पर तब भी जो प्लानिंग थी वो उसी की थी, और वो भी क्या करता है, उसको पार्टिसिपेट करता है वहाँ पे इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे सेक्शन 34 सभी व्यक्तियों पे लाइबल होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति ने पिस्टल दिखा के पैसे लिया है तो केवल उसी पे अप्लाई होगा। जो अदर व्यक्ति है, जो क्राउड को कंट्रोल कर रखा है, कोई पुलिस का ध्यान रख रहा है, कोई एक वैन में ड्राइवर की सीट पर बैठा है कि जैसे पैसा आएगा अपन भगा लेंगे गाड़ी को, तो सेक्शन 34 उन सभी व्यक्तियों पे लाइबल होगा। सेक्शन 34 आपको यह कहता है कि किसी भी प्रकार का एक्सक्यूज कोई नहीं लेगा कि मैं तो गेट पे खड़ा था, मैं तो बाहर खड़ा था, मैंने तो कोई अपराध ही नहीं किया। अगर अपराध आप बोलते भी हो तो मुझे कम पनिशमेंट दो, क्योंकि एक व्यक्ति ने तो मर्डर ही कर दिया उसका, तो हमने मर्डर तो नहीं किया, हम तो केवल बाहर खड़े थे, गेट के बाहर खड़े थे, हमने गिराने रख रहे थे। एक ड्राइवर बोल रहा है मैं तो सीट पे बैठा था केवल, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो क्यों नहीं, सेक्शन 34 क्यों अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो उनकी प्रिपरेशन थी वो पहले कर ली उन्होंने, पूरा एक्ट एक दूसरे को समझा दिया है कि तेरा एक्ट ये है, तेरा एक्ट ये, जो अपन ने स्कूल कॉलेज का एग्जाम्पल लिया उसके अंदर, ठीक है। सो सेक्शन 34 आपका जॉइंट लायबिलिटी को डिफाइन करता है कि जॉइंट लायबिलिटी आप कब कैसे कहोगे। इसके साथ साथ एक और कॉमन इंटेंशन होता है, एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड कॉमन इंटेंशन। क्या सेंस है इसका, 4-5 व्यक्ति बैंक के अंदर घुसते हैं आम के साथ में, और बंदूक चलाता है एक व्यक्ति, आराम से फायर करता है वहां पे,
प्लानिंग ये हुई थी कि मर्डर नहीं करना है हमको, सिर्फ रॉबरी करनी है, पर एक व्यक्ति एंट्री करते फायर करता है और उसके बाद में भी 4 व्यक्ति क्या कर रहे होते हैं, उसको ज्वाइन करे हुए रहते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेस इम्प्लाइड कंसेंट हो गई है, बोल दिया गया है, उसका जो हाव भाव जो एक्सप्रेशंस था वो फायरिंग उसने कर दी थी। इट मीन्स मर्डर वहाँ पे हो सकता है और भी कोई सा भी ऑफेंस वहाँ पे हो सकता है, तब भी आप उसको वहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो। तो यहाँ पे भी क्या होगा, कॉमन इंटेंशन अप्लाई होगा, क्योंकि आपको पता होते हुए भी आप क्या करते हो, उस एक्ट के अंदर शामिल होते हो, उसको ज्वाइन करते हो। तो यहाँ पे भी कॉमन इंटेंशन अप्लाई होगा। तो ये आपका सेक्शन 34 कहता है। अब सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन डिफाइन कर दिया है, इसके साथ साथ एक होता है सिमिलर इंटेंशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। इसका एक एग्जांपल लेते हैं और अपन इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आप सभी आरजेएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में 100 स्टूडेंट्स बैठे हैं और आरजेएस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं कोचिंग के अंदर। तो और उनका मोटो क्या है कि हमको आरजेएस क्रैक करना है। तो उन सभी व्यक्तियों का इंटेंशन क्या है, यहाँ पे सिमिलियर है, सेम इंटेंशन है। कॉमन इंटेंशन कैसे कहोगे आप इसको? जैसे अब उनमें से 10 व्यक्ति अलग जाके पूरी प्लानिंग करते हैं, पूरी प्रिपरेशंस करते हैं, एक दूसरे को डिफाइन करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं कि यार तू ये पढ़, तू मेरे को ये समझा, तू ये कर। तो वहाँ पे आप उसको क्या कहोगे? कॉमन इंटेंशन कहोगे। और सभी व्यक्तियों की कोई जो अपन कंडीशन दे रहे हैं कॉमन इंटेंशन की, वो क्या है? मीटिंग ऑफ माइंड्स, प्री अरेंज प्लानिंग। तो ऐसा सिमिलर इंटेंशन में नहीं हो रहा है। तो ये इसके अंदर एक बेसिस डिफरेंस है कि सभी व्यक्तियों का क्या है, यहाँ पे सिमिलर इंटेंशन तो है बट वहाँ पे कॉमन इंटेंशन नहीं है। कॉमन इंटेंशंस के लिए मीटिंग ऑफ माइंड्स का होना बहुत जरूरी है, प्री अरेंज प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि 5 व्यक्ति जा रहे हैं, पूरी प्लानिंग कर ली उन्होंने, किसी को कूटने जाना है हमको आराम से। अब वहाँ पे 2 व्यक्ति आपके फ्रेंड और मिल जाते हैं और वो भी आपको ज्वाइन कर लेते हैं, पर उनको पता नहीं है, बस आप पीटने जा रहे हो और वहाँ पे आपके पास में पिस्टल विस्टल सब कुछ है और 2 व्यक्ति आपको और ज्वाइन कर लेते हैं और आपके साथ वहाँ पे चले जाते हैं। तो वहाँ पे उनका कॉमन इंटेंशन थोड़ी ना है, उन्होंने आपको बस केवल ज्वाइन कर लिया वहाँ पे और वहाँ पे अपराध करने जा रहे हैं। अब कोई भी अपराध होता है तो पनिशेबल तो वो भी होंगे अगर वो वहाँ से भागते नहीं हैं, तो जाते नहीं हैं। तो अगर अपराध हो रहा है और तब भी वो आपको ज्वाइन कर लेते हैं तो वो भी क्या होंगे? रेस्पॉन्सिबल होंगे। पर सेक्शन 34 अप्लाई नहीं होगा उनके ऊपर, क्योंकि वहाँ पे उनकी प्री अरेंज प्लानिंग नहीं हुई है, मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हुआ है, दोनों ने आराम से कोई बात को डिस्कस नहीं किया है कि किस प्रकार से क्राइम करना है, बस साथ में उनको ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन।